हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। हम लोग देख रहे थे क्वेश्चंस, जो कि आज नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उसमें आप चेक करेंगे कि आप अपने आप से कर पा रहे हैं कि नहीं। कोटेशन पढ़ेंगे, कामयाबी सुबह की जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। ये कोटेशन आपको अपने ऊपर अप्लाई करना है, क्योंकि जितनी जल्दी आप उठेंगे और जितनी जल्दी जगेंगे उतना ही आपके लिए डे जो है वो प्रॉफिट क्रिएट करेगा आपकी पढ़ाई में। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब ज़्यादा दिन एग्ज़ाम में नहीं बचे हैं। यूपीएसआई के 13, 14 और 15 मार्च को शायद आपका पेपर होना है, तो उसके लिए आप अब मोर प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दुकानदार ने 20 रुपए में 14 की दर से कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदी और वह 22 रुपए में 8 की दर से उन्हें बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में 2017 यूपीएसआई में पूछा गया है और इस टाइप के क्वेश्चंस बाद के एग्जामों में भी देखने को मिले। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे डील करेंगे? जैसे उसने कहा कि 20 रुपए में 14 की दर से खरीदा, तो ये जब आपने इस लाइन को पढ़ा तो आपको समझ में आया ये सीपी की बात कर रहा है। तो आपने सीपी को लिखा 20 रुपए में 14 की दर से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप गए और पढ़ा वह 22 रुपए में 8 की दर से उन्हें बेचता है। तो 22 रुपए में 8 की दर से उन्हें बेचता है, तो ये एसपी का काम करेगा। लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि उसने 1 रुपए में कितने की दर से बेचा या उसने 1 रुपए में कितने की दर से खरीदा, तो आप डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप या तो इसको और इसको बैलेंस करें, या आपके पास एक और तरीका है। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई। तो पहले इस एरो का करेंगे अगर, तो 8 2 जा 16, तो ये 160, और ये करेंगे तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30। तो ये जो रेशियो बनेगा आपका, ये बात करेगा सीपी की और एसपी की। ये आप डायरेक्ट सीपी और एसपी निकाल पाएंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो कि आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर चाहें तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, तब भी रेशियो में आएगा। और ऐसे ही करें अगर 160 से 308, तो ये 40 200 और 200 हो गया, और 108 और 40 148। तो ये क्या आएगा 148 अपॉन किससे, सीपी से। तो 160 इंटू 100, ये आप कर रहे होंगे, ये से ये चला जाएगा, 2 से ये 2 से टेबल से चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 8 40, 4 5 को 20 और 4 24, 2 5 एकम 5 2 7 अपॉन 8। तो ये जाएगा 8 9 72, ठीक है। 2 8 दूनी 16, ठीक है। 8 5 40, 92.50%। जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि यहां पर आप अगर 2 के टेबल से या 4 के टेबल से एलिमिनेट करेंगे तो भी हो जाएगा। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं और इजी हो जाएगा, और इस तरीके को भी अपना सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन अपने दिमाग में रखिएगा कि ये क्वेश्चन और भी डेसिमल फॉर्म में या और कठिन फॉर्म में दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे यूपी कांस्टेबल में, इसमें ही आया हुआ है 2024 वाले में। कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता है। यदि ग्राहक
बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 34,020 रुपए का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य कितना है। तो आपको ये चीज पहले ही बता रखी है अदर क्वेश्चन में कि जो एमपी होता है मतलब मार्केट प्राइस पर जब आप डिस्काउंट देते हैं तो आपको क्या मिलता है, एसपी मिलता है। तो बस उसी चीज को आप अप्लाई करेंगे। जैसे हमें एमपी क्या करना है, निकालना है, तो एमपी पे आपने कितना डिस्काउंट दिया है, 10%। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। तो 10 से 1 चला गया, कितना बचा, 9/10। लेकिन उसने एक कंडीशन दी कि छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाया। तो 8% मतलब कर लगाया मतलब टैक्स। तो 8% क्या हो जाएगा, 108/100। ये 8% टैक्स हो गया, वो बराबर होगा इस वैल्यू के 34020। ठीक है। अब इसको आप 9 के टेबल से करेंगे एलिमिनेट, तो 9 1 जा 12 के टेबल से करेंगे, 12 9 108 और 12 दूनी 24, 10 12 8 96, 4 12 3 36 और 12 पंचे 60। ठीक है। फिर उसके बाद 9 के टेबल से 9 त्रिक 27, 9 एकम 9, 9 पना 45, 315 आया। फिर 9 के टेबल से 9 त्रिक 27, 9 पना 45, 35। तो एमपी बराबर आ गया 35 और ये जीरो उधर जाएंगे तो 35,000। ये आपका इजीली एमपी निकल आया। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन इजी हो गया होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साथ में ही आप लगाते रहेंगे अपनी कॉपी में, तभी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन अब इसका ये है, एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त होते हैं और वह 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक दूसरा उम्मीदवार है उसे 50% अंक प्राप्त होते हैं और परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उसका न्यूनतम अंकों से 42 अधिक प्राप्त होता है उसको। तो कह रहा है परीक्षा के लिए पूर्णांक मैक्सिमम मार्क्स ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जीडी में आया हुआ है 2025 में। उसके बाद आपके यूपीएसआई में भी आ रखा है, एसएससी में भी आ रखा है, कांस्टेबल में भी आ रखा है। मतलब ये परसेंटेज का आपका ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हर जगह देखने को मिलता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 25% अंक प्राप्त होते हैं एक कैंडिडेट को और वह 68 से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो अगर कोई अनुत्तीर्ण हो गया है तो उसको अगर 68 मिल जाते तो वो पास हो गया होता। ये फर्स्ट वाले के लिए कंडीशन। सेकंड वाले के लिए क्या है कि उसको 50% अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है, न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इस तरीके से कर देंगे, 50% अंक से 42 अधिक प्राप्त हुए तो दोनों को बराबर करेंगे। अधिक में यहां माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये पास हो रहा है। अगर इसको इतने कम दे दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे परसेंटेज वाली परसेंटेज के साथ और ये वाली इसके साथ। तो 8 2 10 और 6 4 10, 110 हो गया और इधर आ गया 25%। तो 100% हमें निकालना है। तो दोनों तरफ अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करें तो ये 440 बराबर 100%, जो कि मैक्सिमम मार्क्स होंगे। इसको आप और शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, अगर आपके दिमाग में ये लैंग्वेज सेट है तो आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में अनुत्तीर्ण और यहां जो आपको न्यूनतम अंक बोला यहां उत्तीर्ण लिखकर देगा। आपको पता है कि परसेंटेज वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही होगी और इससे जो डिजिट का नंबर दिया होगा वो भी सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा
और आप डायरेक्ट इक्वेशन निकालेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह से आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करें और बताएं कि ये क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर लिखा है 6,000 रुपए 20% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की एक योजना में निवेश किए जाते हैं, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच क्या अंतर होगा। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सीआई की, और दूसरी बात इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं बताया गया है कि आपको फॉर्मूला याद हो और आप तुरंत कर दें। इसके लिए आपको मैन्युअली निकालना पड़ेगा, फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब बात आती है 2 वर्ष की और बात आती है 3 वर्ष की। तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन पे अप्लाई करें, जैसे 6,000 है, उस पर अगर आप 20% निकालेंगे तो ये क्या होगा, फर्स्ट ईयर। अगर 6,000 का 20% आपने निकाला तो ये फर्स्ट ईयर के लिए काम कर रहा होगा ब्याज के लिए। उसके बाद अगर सेकेंड ईयर पे पहुंचे तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5, यही तो लिखा है 1/5। तो सेकेंड ईयर में तो बढ़ जाएगा ना, 5 से 6 हो जाएगा। ये चीज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि सीआई की बात हो रही है। तो ये सेकेंड ईयर तक की बात हो गई। ये किसकी ये बात हो गई, सेकेंड ईयर तक की। ठीक, अगर हम थर्ड ईयर के लिए बात ऐसे करें, 6,000 इंटू 20/100 मतलब 1/5 है, फिर उसके बाद 6/5 इंटू 6/5। ये किस चीज के लिए बात हो गई, ये बात हो गई थर्ड ईयर के लिए। क्या हो गई, थर्ड ईयर के लिए बात। यही तो बोला उसने कि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच क्या अंतर होगा। तो ये 2 साल के लिए ब्याज, ये 3 साल के लिए ब्याज। जब आप 3 साल वाले से 2 साल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखेंगे। इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6,000 इंटू 20/100 इंटू 6/5, ये तो कॉमन आ जाएगा। उसके बाद बचेगा क्या, 6/5 माइनस 1, ये बच रहा होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 20/5, इसको सीधे 1/5 लिख देते हैं, 1/5, 6/5, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/5 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 चौको 100 हो जाएगा, और 5 से 60 जाएगा 12 हो जाएगा, 12 चौको 48 हो जाएगा, 48 इंटू 6, तो 48 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6 8 48, 6 चौको 24 और 4 28, 228 आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझना होगा, मैन्युअली इसको इसी तरीके से किया जा सकता है। बस आप इसको शॉर्ट इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है और आपको ये इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हम कहां तक पहुंचेंगे, तो डायरेक्ट आप ये स्टेप पर पहुंच सकते हैं। डायरेक्ट 6,000 20/100 इंटू 6/5 इंटू 1/5, क्योंकि आपको पता है एक नंबर कॉमन आ रहा होगा जो सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लें और सॉल्व करें। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एवरेज का ऐसा क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में देखने को मिल रहा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, 5 क्रमांगत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो है 47 है। पहली लाइन से आपको पता चला कि 5 नंबर हैं, 1 2 3 4 5। 5 नंबर का एवरेज क्या होता है,
ये होता है, इसमें क्या है 47। बात हो रही है विषम की। उसके बाद इन 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं में पिछली 5 क्रमांगत विषम प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल किया जाता है। कह रहा है यहां तक तो बात हो गई, ये तो 5 है, इनसे पीछे की 5 तो यहां लिखें 1 2 3 4 5। उसके जो ये अदर ये 5 लिए हैं इनका एवरेज क्या होगा, ये नंबर होगा। ठीक है, कह रहा है नई जोड़ी गई संख्याओं का औसत क्या होगा। नई जोड़ी गई संख्याओं का औसत क्या होगा, तो ये नई 5 नंबर आए हैं, इनका औसत पूछा है आपसे। 1 2 3 4 और ये 5 नंबर आपको पीछे जाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, -2 इंटू 5 मतलब -10। 47 में आप -10 करेंगे 37, जो कि आपका आंसर होगा। अब कुछ लोग कहेंगे ये कैसे, आपको पता है जो विषम नंबर हैं और जो सम नंबर हैं वो 2 के डिफरेंस पे होते हैं। इससे पता करिए, विषम प्राकृतिक संख्याएं, सम प्राकृतिक संख्याएं। अगर आपको डायरेक्ट बोलता सिर्फ 5 का निकालने के लिए तो आप बहुत ही इजीली निकाल देते, आप मैन्युअली भी गिन सकते थे। 47 के बाद 49 आएगा, फिर 51 आएगा, फिर ऐसे ही इधर पीछे, फिर इधर, तो ये एक सीरीज बन जाएगी। इसी तरह से आप पीछे भी जाते जाएंगे। तो इससे टाइम बचाने के लिए जब आपको पता है 2 का डिफरेंस क्रिएट होता है, तो आपको पता है 1 2 3 4 5 जिनमें सर्कल लगाया उसको देखिए, ये नंबर आपको निकालना था। तो 5 नंबर आप गए, 5 नंबर गए, 2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, -2 आपने किया, आया -10। इस नंबर से -10 सब्ट्रैक्ट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में अभी सभी एग्जामों में देखने को मिला है, और पहले इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता था 5 नंबर तक। अब उसने ये लैंग्वेज बढ़ाई है, तो आप इस क्वेश्चन के लिए तैयार रहें। देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज का, ये आपके लिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा। कह रहा है 7 संख्याओं का औसत 81 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 78 है। यदि पहली 3 संख्याओं का औसत 87 है तो चौथी संख्या क्या है। मतलब देखिए 3 और 3 6 और 1 7, 7 नंबर है और 6 आपको दिए हैं, मतलब एक नंबर इसमें कम है, तो वही चौथा नंबर जो है वो पूछ रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहली 3 अंतिम 3, पहली 3 का 87, अंतिम 3 का 78, ओवरऑल एवरेज कितना है 7 का 81, 81 से कितना ज्यादा 6 ज्यादा, 81 से कितना कम 3 कम। ठीक है, इसका निकालेंगे अगर तो 6 त्रिक 18 प्लस का, इसका निकालेंगे -9, ओवरऑल कितना आया डिफरेंस +9, +9 ओवरऑल आया। आपके पास एवरेज क्या था 81, बैलेंस करने के लिए 81 से 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 72। यही 4th संख्या होगी। इस तरह का क्वेश्चन आपने काफी किया होगा। आप या तो इस मेथड पर नहीं जाना चाहते डेविएशन मेथड, तो आप डायरेक्ट, आपको पता है कि मल्टीप्लाई करना होता है, 3 का मल्टीप्लाई 78 में, 3 का मल्टीप्लाई 87 में, इसका मल्टीप्लाई इसमें, बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4th नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, वरना ये मेथड आपको करना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आपको बड़ी डिजिट दी तो आपको समय जाएगा, जिसकी वजह से आप पेपर में टाइम और ज्यादा लगेगा, और ये मेथड आपको आना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यापारी ने 300 किलोग्राम चावल खरीदा, उसका एक भाग 18 रुपए प्रति किलोग्राम, शेष 24 प्रति किलोग्राम की दर से उसने पूरा चावल 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया और कुल 2100 का लाभ कमाया। अगर 18 पर खरीदी गई
मात्रा 24 पर खरीदी गई मात्रा से दोगुनी थी, तो 24 रुपए पर केजी मतलब 24 रुपए प्रति केजी पर खरीदी गई मात्रा ज्ञात कीजिए। इसमें भी बहुत ही अच्छी लैंग्वेज का यूज किया है और कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपने अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ा तो आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि इसमें भी डेविएशन का यूज हो रहा है। कैसे? 300 किलो चावल थे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसने दो चीजों की बात की है, एक भाग शेष भाग, मतलब एक भाग उसके बाद बचा भाग ही पूरा बचा होगा। ठीक है, कितना? 18 रुपए पर केजी, 18 रुपए पर केजी। इधर कितना बोला? 24 रुपए पर केजी। ठीक है, ये बताया। उसके बाद बोला इतने में टोटल बेच दिया जाता है, उसने पूरा चावल इतने में, ये 27 पर केजी बेच दिया है। प्रॉफिट क्या हो रहा है इसमें देखेंगे, क्योंकि खरीदने की बात हुई है, बाद में बेचने की बात हुई है, तो प्रॉफिट हो रहा होगा। 18 से 27 कितना प्रॉफिट? 9 प्रॉफिट। 24 से 27 कितना प्रॉफिट? 3 का प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट? 3 का प्रॉफिट। उसके बाद फिर कह रहा है कुल लाभ 2100 कमाया, इसको आप अभी स्किप करेंगे। कह रहा है 18 पर खरीदी गई मात्रा 24 पर खरीदी गई मात्रा से दोगुनी। मात्रा की बात की, जो 24 पे खरीदी गई मात्रा है वो अगर हमने x लेट करी, और जो 18 पर खरीदी गई मात्रा है वो ऑटोमेटिक 2 टाइम्स हो गई। ये क्वेश्चन ने बताया, क्वेश्चन ने बताया, देख पा रहे हैं। अब इसको आप करेंगे सॉल्व डेविएशन से। जैसे 9 दूनी 18 x हो गया, प्लस 3 इंटू एक्स 3x बराबर 2100 का लाभ हुआ था, ये प्रॉफिट बराबर क्रिएट हो गया। तो जो x निकलेगा, क्योंकि 24 रुपए वाले की बात करिए ना, तो x है, x ही है 24 वाला। ये देखिए जो मात्रा की बात करिए, तो ये कितना हो गया? 18 और 3 21x बराबर 2100, तो ये आ गया 100 केजी आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट से आपको पता चल रहा था कि हमें करना क्या है। समझ पा रहे हैं? इस क्वेश्चन को बार बार पढ़िए और समझिए कि किस तरह से इस क्वेश्चन पर फ्रेम किया गया और किस तरह से कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करी गई है कि कैसे किया जाएगा। समझ रहे हैं आप इस क्वेश्चन को? नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि 12.5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक हो रहा है उधार दी जाती है, तो पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन, दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन से अनुपात क्या है? मतलब जो फर्स्ट ईयर में अमाउंट बनना है उसका रेशियो जो सेकेंड ईयर में अमाउंट बनना है उससे बताना है। अब ये भी क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग का है, इसके लिए भी कोई क्वेश्चन या कोई फॉर्मूला आपको नहीं बताया गया है। इसको कैसे करेंगे? पहली चीज, 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है? आपको पता है 1/8, जिसको नहीं पता है वो याद करे, 1/8। तो अगर आप फर्स्ट ईयर की बात करें, ये हम फर्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं, अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो अगर प्रिंसिपल 8 रहा होगा तो अमाउंट जो है 9 हो गया होगा। ये जो है फर्स्ट ईयर की बात हो गई। अब बात करें अगर सेकेंड ईयर के लिए, तो प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर में अगर 8 है तो सेकेंड अमाउंट 9 हो गया होगा। सेकेंड ईयर में यही चीज ऐसे हो गई होगी कि नहीं हो गई होगी? मतलब स्क्वायर हो जाता है। जैसे 10 से 11 अगर है और सेकेंड ईयर की बात करनी है तो इसमें स्क्वायर हो जाता है कि नहीं? तो ये 121 हो जाता है कि नहीं? ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। वैसे ही यहां पर किया है सेकेंड ईयर के लिए। उसके बाद उसने क्या कहा था?
पहले वर्ष के अंत में मिश्रधन, दूसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन। जहां आप गलती करने की संभावना है कि आप क्या करेंगे, आप ये रेशियो ये लिख देंगे तो जो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एक राशि है ना, इस क्वेश्चन में राशि तो बदली नहीं होगी, मतलब मूलधन तो बदला नहीं होगा, तो मूलधन तो सेम होना चाहिए। यहां 64 है, यहां क्या है 64, यहां पर 8 है, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई करिए दोनों तरफ। अब आप कंपेयर कर सकते हैं। तो अब फर्स्ट ईयर के लिए 72, सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट 81, 9 8 72, 9 9 81, 8:9। ये आपका आंसर हो जाए। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग थी तो ये सब लिखना नहीं था, बस इसलिए समझाया कि आया कैसे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप ध्यान में रखें। आ सकता है क्वेश्चन इस टाइप का, लैंग्वेज फ्रेमिंग, और ये क्वेश्चन तभी आप कर पाएंगे जब आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी चैप्टर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए वैसा ही क्वेश्चन जो सेम पैटर्न पर आधारित, ये आपके लिए है होमवर्क, इसको करिए आप, देख लीजिए वैसा ही क्वेश्चन है जैसे आपको अभी पिछला क्वेश्चन बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पी क्यू तथा आर अकेले काम करते हुए एक कार्य को क्रमशः 24, 30 तथा 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने साथ मिलकर कार्य को आरंभ किया, परंतु 8 दिनों के पश्चात पी ने कार्य छोड़ दिया। क्यू ने कार्य पूरा होने से 6 दिन पूर्व कार्य छोड़ दिया। आर ने शेष कार्य अकेले ही पूरा किया। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? इसमें देखेंगे, कह रहा है तीनों ने एक साथ मिलकर काम किया था, पी क्यू आर, पी क्यू और आर तीनों ने एक साथ मिलकर काम किया था। 8 दिनों तक तो काम किया ना साथ में, उसके बाद कौन चला गया? पी ने कार छोड़ा, तो क्यू और आर बचेंगे, और आर पहले जा रहा था, उसके लिए अभी देखेंगे। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, पहले आप एलसीएम निकालेंगे, पी क्यू और आर, ये आपको नंबर से याद होंगे, 24, 30, 40 का एलसीएम 120 आएगा, 24 पंचे 120, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, ये आ गया। तो टोटल आ गया 120। तीनों ने कार्य किया, 5 4 9 3 12 काम, अगर 12 एफिशिएंसी से 8 दिन काम होता तो 96। अगर यहां पर आप 96 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 24। 9 में 6 4 और 11, ठीक है, 24 आपके पास वर्क रिमेनिंग। लेकिन कह रहा था क्यू ने कार्य पूरा होने से 6 दिन पूर्व कार्य छोड़ दिया। क्या कर दिया? क्यू ने छोड़ दिया। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यू ने 6 दिन पहले कार्य छोड़ा था, उसको कार्य कराएंगे। 4 × 6 24 काम जो है, इससे कहा गया कि जो पूर्व कार्य छोड़ रहा था उसको हम लोग नहीं करेंगे और इसको इंक्लूड कराएंगे कि आप काम करें। तो ये काम हो जाएगा टोटल 48। 48 क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। और यहां इस सिनारियो को अगर आप समझेंगे, ये केस खत्म हो चुका है कि इन तीनों ने काम किया था। इसके आगे की टाइमलाइन क्या आपको बताएगी कि ये जो x दिन काम हो रहा होगा 7 एफिशिएंसी से, Q प्लस आर 7 एफिशिएंसी से, और 48 काम, ये देखिए ये जो निकाला 48, ये इस पर हो रहा होगा काम, क्योंकि 24 जो रिमेनिंग था उसके बाद आपने क्या किया कि जो Q कार्य छोड़कर जा रहा था उसको हमने क्या किया कि उसको नहीं जाने दिया और उससे काम कराया।
तो 24 काम आया, वो काम आप टोटल ऐड करेंगे तो 48, जो कि 48 आपकी उस तरफ की टाइमलाइन को दर्शाएगा। तो x बराबर 48/7, क्या आया 48/7। अब आप देखेंगे, यहां देखेंगे उसने पूछा है कि कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। कुल कार्य पहले 8 में और ये 48/7, तो 7 अटे 56 और 48, तो 56 और 48 अगर करेंगे तो आ जाएगा 104/7। ये आपका आंसर आ रहा होगा। इसको आप इस तरीके से, ठीक है, 56 ये आ जाएगा 104/7, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखें, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा जगह की कमी के कारण इस तरफ लिखा है। ये टाइमलाइन आपको समझनी होगी किस तरह से इस चीज का अलग निकाला है, इसीलिए इस चीज को फ्रेम किया है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेंसुरेशन का, अच्छा क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 14:11 के अनुपात में है और आयत का परिमाप 150 सेंटीमीटर है। यदि आयत का क्षेत्रफल एक ठोस बेलन के ऊपरी पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर है और इसकी त्रिज्या इसकी ऊंचाई का 105% है, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इससे आप ये समझ पा रहे हैं कहीं से भी शॉर्टकट नहीं लग रहा है। लग भी रहा होगा तो आप सॉल्व करेंगे पहले, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे पहले आयत का परिमाप। अगर आयत के परिमाप की बात करें तो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L + B, ठीक है, कितना दिया है 150। इसमें दोनों में x अगर लेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 और 11 25, 2 × 25x बराबर 150, 25 दूनी 50 और ये 3 आ जाएगा। x बराबर 14 दूनी 28, 14 तियां 42 और 11 तियां 33। लंबाई चौड़ाई आ गई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। एक ठोस बेलन के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठोस बेलन का ऊपरी पृष्ठ मतलब सर्कल होता है ऐसे, तो इसी की बात कर रहा है। πr² 22/7 πr² r निकल आएगा। 11 दूनी 22, 11 तियां 33, 21 और ये आया 21 × 21 बराबर r²। तो 21 आ गया r, 21 आ गया r। कह रहा है ऊंचाई का इतना परसेंट, r बराबर क्या बताया उसने कि ऊंचाई का 105%, और आपको r की जगह दे दिया था 21, ये आपने निकाला 21, तो क्या आ जाएगा 21 पंचे 105 और ये 20, तो h बराबर क्या आ गया 20। h बराबर क्या आ गया 20, h बराबर 20, r बराबर 21। यहां पर देखेंगे, इसको इरेज कर रहे हैं, देख लीजिए। अब आप लगाएंगे वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला, जो कि होता है 2πrh, 2 × 22/7 r21 h20, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 का मल्टीपल भी था, वो भी आंसर हो सकता था। यहाँ पर पाई का जो ये एलिमिनेट नहीं हो रहा है कहीं से, देखिए और कोई हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन से भी किया जा सकता था। बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन आपको ये सिखाने के पर्पस से कि कैसे कैसे स्टेप क्रिएट करने, वो चीज़ आपने सॉल्व कर ली, और बाकी ऑप्शन से तो हो ही रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्लेबाज ने 4 मैचों में, क्या कह रहा है, 4 मैचों में 45, 60, 55,
और 40 रन बनाए। 5वें मैच में वह चाहता है कि उनका औसत 55 रन तक पहुंच जाए, 55 रन तक पहुंच जाए। तो 5th मैच में उसे कितने रन, डेविएशन -10 +5 0 -15, डेविएशन कितना आ रहा है -25 +5 -20। तो बैलेंस करने के लिए 55 में +20 75। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, डेविएशन का लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेंसुरेशन का, एक धातु कंटेनर घनाभ के आकार का है, क्यूबाइड, जिसकी माप 3 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर। यदि उसकी बाहरी पर सतह को 15 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रंगा जाए तो उसका कुल लागत, लगाइए फॉर्मूला, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, ये आपको पता है। और आप जब रंगेंगे तो 15 मीटर पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। L × B 6 प्लस B × H मतलब 15 दूनी 30, तो दशमलव से 0 गया 3। H और L 15 तियां 45, 4.5 × 15, 6 3 9 4 13.5, और उसके बाद 15 दूनी 30, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9 और 1 10, 3 × 1 = 3 1 405 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। इसमें एलिमिनेशन नहीं हो रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि 15 है और 15 में 3 निकलेगा, 3 का आप मल्टीपल ढूंढेंगे, सभी 3 के मल्टीपल है। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए बिल्कुल इजी है। ए और बी की आय का अनुपात दिया है, इनकम का रेशियो कितना दिया है 7:5, खर्चों का अनुपात दिया है 3:2। कह रहा है ये प्रति माह 4,000 रुपए बचाते हैं, 4,000 रुपए बचाते हैं। अब इसके बाद आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 15 - 14 1, इसमें 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, ये तो सेम है, तो 28,000 आ जाएगा। 1 = 4,000 हो जाएगा। या फिर 4 दूनी 8 और 12, तब भी 4 आएगा। ये चीज आपको पता है, जब सेम वैल्यू दी होती है, या माइनस करें या प्लस करें, सेम वैल्यू दी होती है, तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके मल्टीप्लिकेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे ये सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा 4,000। 1 = 4,000, जो कि ऊपर वाली वैल्यू को ही डिनोट करेगा। पूछा किसका है, ए का। ए मतलब 7 × 4,000 28 के 28,000 आपका आंसर हो जाएगा। इसके लिए इनकम बराबर क्या होता है, ये भी चीज पता होनी चाहिए, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इस चीज से हो रहा है, देखिए एक्सपेंडिचर में से जब आप, इनकम में से जब आप एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेविंग। इसके इनकम से एक्सपेंडिचर घटा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, सेविंग। इसीलिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें यूज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी 11, 16 और 21 के आगे डैश डैश पद है तो श्रेणी का 20वां पद बताइए। 20वां पद कैसे निकालते हैं, Tn बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d। Tn पद निकालने के लिए आपको कितना निकालना है, 20वां। तो इसमें रखेंगे T20 बराबर a + 20 - 1 19d। तो ये आप फॉर्मूला नहीं लिखना था आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। जैसे 20th पद बोला, 20th पद बोला है अगर उसने, तो ये a + 19d हो जाएगा। अब इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, a तो 11 हो गया, इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 - 11 5, d कितना है 5, बस पुट कर देंगे। a 11, 19 × 5 19 × 5 = 95, 106। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकड़े का बहुलक क्या है यदि इसके माध्यक और माध्य मतलब मीडियन और मीन, ये क्वेश्चन आपको पहले करा चुके हैं। क्या फॉर्मूला होता है, मोड बराबर 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है, 3 मीडियन मतलब 12 तियां 36, 2 मीन मतलब 11 दूनी 22, 12 तियां 36 -22, ये आ जाएगा सीधे सीधे 14 आपका आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिए, इस पे इंपीरिकल फॉर्मूला बोलता है। कभी कभी लैंग्वेज में डायरेक्ट ये कह सकता है कि इंपीरिकल फॉर्मूले के आधार पर बताइए, या आपको डायरेक्ट याद है तो आप लगा सकते हैं। कोशिश करिए कि इंग्लिश में याद हो, कि जिससे कि आप हिंदी में इस शब्द से और इस शब्द से कंफ्यूज ना हो किसी तरह से। तो ये क्वेश्चन आपके कितने सही हुए, आपने कितने अपने आप से किए जो कि आपको बिना हिचक के आपसे हो गए। तो आगे के लिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।